हेलो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। और इस पार्ट को फटाफट से खत्म करेंगे। देखो, इसमें सिर्फ डायग्राम्स हमें बनाने हैं, ठीक है। हमें कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाने हैं और फटाफट से चैप्टर को खत्म कर देते हैं। देखो कि हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। कह रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्या कह रहा है? डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसने बोला एक्सचेंज रेट जो होता है ना, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट जो होता है वो डिटरमाइन किया जाता है किसके द्वारा? बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। यानी जो मार्केट फोर्सेस होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, उसके बेस पे जो है रेट डिटरमाइन किया जाता है। यानी जो एक्सचेंज रेट का जो डिटर्मिनेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? मार्केट फोर्सेस। और मार्केट में क्या चलती है? डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। और फॉरेन एक्सचेंज इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर डिमांड सप्लाई प्रेशर के थ्रू आप क्या निकालते हो? रेट डिटरमाइन करते हो। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हमारे पास आता है, देखो अब ये जो वर्ड आया है डिमांड सप्लाई, ये हमारे किसके अंदर आता था? ये हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर आता है, यानी फ्री मार्केट के अंदर आता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, ये फिक्स्ड के अंदर की बात नहीं कर रहा है, ये किसके अंदर की बात कर रहा है? ये मार्केट वाला कॉन्सेप्ट, यानी फ्लेक्सिबल के अंदर बात कर रहा है। और फ्लेक्सिबल वाला कॉन्सेप्ट साफ साफ कह रहा है कि यहाँ पे एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होगा डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है देयर इज एन इनवर्स रिलेशन, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड डिमांड फॉर दैट फॉरेन एक्सचेंज। ये आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पता है, आपने लॉ ऑफ डिमांड भी पढ़ा हुआ है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे इसने बोला कि रेट, यानी प्राइस बोलो या रेट बोलो, रेट ज्यादा बढ़िया है, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और डिमांड फॉर दैट फॉरेन एक्सचेंज, इन दोनों के बीच में आपको इनवर्स रिलेशन मिलेगा, ठीक है, उल्टा रिलेशन मिलेगा। यानी अगर हायर द रेट, अगर आपका रेट यानी जो प्राइस जो ज्यादा होता है तो इसका मतलब डिमांड उस केस में आपकी कम होगी, और अगर आपका रेट कम होता है तो डिमांड उस केस में ज्यादा होगी। देखो यहाँ पे बनाया भी है, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मान लो ये बढ़ रहा है तो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज क्या होगी? कम। और अगर मान लो थोड़ी देर के लिए अगर आपका रेट कम हो जाता है तो डिमांड उस केस में ज्यादा हो जाती है। सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस पर हम ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है ना। लॉ ऑफ डिमांड आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, याद रखना। लॉ ऑफ डिमांड साफ साफ कहता है कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन, यानी आपका इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है, इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है, याद रखना, ठीक है ना। इसका हम एक डायग्राम में आपको हल्का सा बना के दिखाता हूँ। यहाँ वाई एक्सिस आ गया, यहाँ एक्स एक्सिस आ गया, ठीक है ना। इधर हम बात कर लेते हैं रेट की। आप पूरा लिख सकते हो रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मैं यहाँ पे सिर्फ रेट लिख रहा हूँ, और यहाँ पे डिमांड की बात कर रहा हूँ मैं। डिमांड किसकी? फॉरेन एक्सचेंज की। तो आप पूरा पूरा वर्ड लिख सकते हो, मैंने सिर्फ शॉर्टकट लिख दिया वाई एक्स जीरो, रेट और डिमांड किसकी? रेट फॉरेन एक्सचेंज की, डिमांड भी किसकी? फॉरेन एक्सचेंज की। तो डिमांड कर्व देखो आपने पढ़ा हुआ है, इस तरह से जाता है। ये आपका डिमांड कर्व होता है, डीडी कर्व, डीडी कर्व यानी डिमांड कर्व, ठीक है ना। सपोज करो आपका एक रेट यहाँ पे था, ठीक है, ये रेट है आपका, तो उसके उस रेट पे मान लो आपकी डिमांड इतनी होती थी, यानी हम क्वांटिटी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो रेट मान लो जो सपोज कुछ भी था, तो क्वांटिटी इतनी आप डिमांड करते थे। अब रेट मान लो आप बढ़ा देते हो, रेट क्या कर देते हो? आप बढ़ा देते हो। तो मान लो सपोज मैंने R1 कर दिया, तो रेट मैंने बढ़ा दिया, देखो ऊपर की तरफ। तो जो डिमांड है वो क्या हो गया हमारा? अगर आप ध्यान दोगे तो क्वांटिटी जो है ना पीछे हट गई है, Q1 हो गई है, यानी ये क्या हो गई है? कम हो गई है। तो वही रेट है। देखो अगर आप रेट बढ़ाते हो, किसी चीज की प्राइस बढ़ाते हो, तो डिमांड क्या होती है? कम हो जाती है। और इसका अगर उल्टा अगर आप दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो। मान लो सपोज आपके रेट कम हो जाते हैं, R2 हो जाते हैं, तो उस केस में जो अगर आपके प्राइस या रेट कम हो जाते हैं तो आपका जो डिमांड है वो Q2 यानी वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। रेट कम हुआ तो डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। ये आपने बेसिक कॉन्सेप्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड में पढ़ा था, वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको, कि जैसे जैसे आपके रेट बढ़ते हैं आपकी डिमांड क्या होती है? कम हो जाती है, और रेट के कम होने पर डिमांड क्या जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सेम इसी, देखो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है सप्लाई वाला केस भी, ठीक है। सप्लाई वाले केस में क्या कह रहा है? सप्लाई वाले केस में कह रहा है कि अगर आपको डिटरमाइन करना है फॉरेन एक्सचेंज, तो उसने बोला देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन किसके बीच में? रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई फॉर दैट फॉरेन एक्सचेंज। यानी सप्लाई के केस में कौन सा आपका रिलेशन देखने को मिलेगा? डायरेक्ट दिखेगा, यानी पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिलने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपका रेट बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ेगी, रेट घटेगा तो सप्लाई भी घटेगी, यानी यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिल रहा है, यानी लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पे लग रहा है। डन। इसको देख लेते हैं डायग्राम को भी। अगर लास्ट डायग्राम अगर आपको ढंग से विजिबल नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना कुछ खास डायग्राम नहीं है, वो आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। दोबारा देखो, रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ पे हम क्या लेने वाले हैं? इस बार सप्लाई लेने वाले हैं। नीचे की तरफ हमने क्या लिया? इस बार सप्लाई ली भी है। अब सप्लाई आपका किस तरह से बनता है? सप्लाई का आपका इस तरह से बनता है, ठीक है ना,
तो ये आपका सप्लाई कर्व हो गया। अब आप क्या बोलोगे, आप एक रेट को से भी तय कर लो। सपोज करो यहाँ पे रेट था आपका, तो क्यू कर दिया नीचे मैंने, डन। अब आप रेट बढ़ा के देखो, रेट मैंने बढ़ाया, डॉट 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 आगे किया मैंने, तो ये देखो मेरी क्या है, ये भी बढ़ गया, ये भी आगे खिसक गया है, ठीक है ना। रेट बढ़ने के कारण हमारा ये हो गया, तो मैंने इसको R1 बोल दिया, नीचे Q1 बोल दिया, पहले वाले को R, नीचे Q, जहां से टच हो रहा था, फिर R1 Q1। अब आप एक रेट कम करके चाहे तो देख लो, रेट कम करोगे आप, तो जैसे आपने रेट कम किया तो देखो ये क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या हो गई है, R2 है, तो ये मैंने Q2 कर दिया, ये भी आपकी कम हो गई, डन। तो इसको आप बोल सकते हो यहाँ पे कि जो सप्लाई वाला केस है, सप्लाई वाले केस में आपका क्या हो रहा है, सप्लाई वाले केस में आपको डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिल रहा है। देखो इस वाले पॉइंट पर हम ज्यादा टाइम, देखो क्या समझाने का मतलब क्या है, आपको 12th लेवल में पढ़ना, माइक्रो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ा तो इतना बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आपको पता है कि डिमांड के केस में आपका इनवर्स रिलेशन होता है, सप्लाई में आपका पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो कि अगर आपको पांच रुपए में एक आइसक्रीम की कीमत मान लो 2 रुपए है, ठीक है, और आपके पास 10 रुपए पड़े हुए, तो आप ज्यादा डिमांड कर सकते हो, ठीक है। बट वहीं अगर आई की आइसक्रीम अगर मान लो 10 रुपए की हो जाती तो आप कम डिमांड करोगे, सीधी बात। तो डिमांड वाले केस में आपका रेट यानी जो प्राइस होता है उसके और क्वांटिटी के बीच में इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। सप्लाई वाले केस में क्या मिलता है, आपको डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है, क्लियर है। क्योंकि सप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम करते हैं। चलो देखो ये जो कॉन्सेप्ट था ये समझाने के लिए, बेस बनाने के लिए था, क्योंकि हम जो आगे बढ़ने वाले हैं ना वो आपका मेन कॉन्सेप्ट है, और वही हम सीखने वाले हैं भी, ठीक है। हम जो सीखने वाले हैं वो अब आ जाता है, ठीक है। और जो हमें सीखना था उस पे हम उस कॉन्सेप्ट पे अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज कैसे आपका निकलता है। तो उसने बोला देखो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज वहां पे डिटरमाइन होगा जहां पे आपका डिमांड इक्वल टू होगा किसके, सप्लाई के। यानी इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज वो एक्सचेंज रेट होता है जहां वो कहां पे डिटरमाइन होता है, वहां पे डिटरमाइन होता है जहां पे आपका डिमांड इक्वल टू क्या होता है, सप्लाई होता है। यानी अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को अब जो आपको समझाने जा रहा था इसके लिए अगर बनाऊं तो ये आपका y, ये x, दोबारा सेम वही रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और यहाँ पे आ जाएगा आपका डिमांड ऑब्लिक सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब दोनों की बात कर रहा हूँ, डिमांड मैंने आपको बताया था इस तरह से गया था, सप्लाई आपका इस तरह से जाएगा, तो ये आपका सप्लाई एसएस कर्व हो गया, ये आपका डीडी कर्व हो गया, क्लियर है। जहां पे इन्होंने काटा है इसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, डन। और इस टाइम पे जो रेट आपने इन्होंने ये किया, ये जो रेट यहाँ पे निकल रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम रेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम रेट बोलते हैं। तो डिमांड में सप्लाई जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, ठीक है, वहां पे जो रेट निकल के आ रहा है उसको हमने क्या बोला, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज बोला, डन। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, ठीक है। इसको फटाफट से बना लीजिए साथ साथ में, ठीक है। अब फटाफट से देखो दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें 4 केसेस करने हैं। मैं आपको 4 डायग्राम बनाने वाला हूँ। देखो अभी हमने बेसिक 3 बताए पहला डिमांड, फिर सप्लाई, और देन उसके बाद मैंने क्रॉस बताया जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहां पे जो रेट होता है उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, डन। अब हम फटाफट से 4 डायग्राम बनाने वाले हैं, ठीक है, जिसमें से पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर पूछा जाएगा तो आपके लिए ज्यादा जो भी है ना, सबसे बेस्ट जो है ना, काफी अच्छे डायग्राम है चारों चारों, आप इनको फटाफट से देख लीजिए, डन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ फॉरेन करेंसी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज डिमांड, यानी डिमांड में इंक्रीज करना है, किसकी डिमांड में इंक्रीज करना है, फॉरेन करेंसी की डिमांड में इंक्रीज करना है, ठीक है ना। फॉर अ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रही है। या तो क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो कोई भी बच्चा इस डायग्राम को बना सकता है, क्लियर है। या फिर वहां पे लिखा आता है डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, यानी डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है इन केस ऑफ डिमांड, यानी डिमांड अगर इसकी डेप्रिशिएट हो रही है तो फॉरेन करेंसी की अप्रिशिएट हो रही है, डन। तो डायग्राम देखो किस तरह से बनने वाला हमारा, हम यहाँ पे y रख देंगे, इधर x 0, वही रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आप पूरा पूरा लिखोगे, ठीक है ना। इधर मैं डिमांड ऑब्लिक सप्लाई और फॉरेन एक्सचेंज लिखने वाला हूँ, डन। वही आप सबसे पहले क्या करोगे, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज निकाल लोगे, ठीक है ना, एस एस डी डी, और जहां पे इसने कट किया उसको मैंने ई यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला,
इसको मैंने इस तरह से मिला लिया, ठीक है ना। ये मेरा आर हो गया सपोज करो, और ये मेरे लिए क्यू हो गया। अब आपको डिमांड में इंक्रीज करना है, तो हम क्या करते हैं, देखो फॉरेन करेंसी के वे में ही हम इसको पढ़ते हैं हमेशा। तो डिमांड हमेशा देखो इस तरफ इंक्रीज होती है आपकी। ये मैंने डिमांड इंक्रीज कर दिया D1 और D1, डन। आप स्केल का यूज कर लेना। D1 हो गया, डिमांड इंक्रीज किया। अब जब डिमांड इंक्रीज किया तो देखो उसने सप्लाई को इस जगह पे कट किया, ठीक है ना। जब इस जगह पे कट किया तो ये इस तरह से यहां मिलेगा। इसको मैंने R1 बोल दिया, क्या बोल दिया, R1 बोल दिया। ये हमारा Q1 हो गया। ये मेरा एरो इस तरह से मैं दिखा देता हूँ, डन। और इस पॉइंट को मैं E1 बोल देता हूँ। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरा E1 आ जाएगा। अब देखो डायग्राम तो मैंने बना दिया। अब बच्चों के देखो, वैसे तो अगर आपको इतना ही पढ़ाया जाए ना तो आप बोलोगे ठीक है, ओके है, बट अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे बच्चों के क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। बच्चे कहते हैं देखो यहाँ तो रेट बढ़ रहा है, तो डिमांड कैसे बढ़ सकता है। अभी हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, उस केस में हमने पढ़ा था कि जो रेट होता है जब बढ़ता है डिमांड तो कम होनी चाहिए, यानी डिमांड बढ़ रही है तो रेट तो हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। वैसे इक्विलिब्रियम रेट, जब हम इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है ना, तो वहाँ पे जो रिलेशन हमने पढ़े होते हैं ना, ये ठीक उसके उल्टे हो जाते हैं। जब सिंगल केस पढ़ते हैं तब तो वो लॉ अप्लाई हो रहा है आपका, बट इक्विलिब्रियम वाले केस में वो लॉ अप्लाई नहीं होता है, वो लॉ आपका अप्लाई नहीं हो रहा है। वो आपको लास्ट जाते जाते मैं आपको बता दूंगा सारा। अभी आप सिर्फ समझो क्या बोला उसने, डिमांड इंक्रीज करनी, तो हमने डिमांड देखो बढ़ा दी है। डिमांड बढ़ाते मेरा ई से E1 यहाँ शिफ्ट हो गया, रेट बढ़ गया और साथ में मेरी क्वांटिटी बढ़ गई है। इसको हम डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, तो उससे तो बन जाएगा इंक्रीज डिमांड। बट अगर पेपर में ये आता है डेप्रिसिएशन, तो बच्चे क्या आता है, कम कर देते हैं। डेप्रिसिएशन होता है कम ना ना, डोमेस्टिक करेंसी का डेप्रिशिएट हो रहा है ना, तो ये तो बढ़ेगा ना। और आपको किस वे में बनाना है, फॉरेन करेंसी के वे में बनाना है, ठीक है ना। तो फटाफट से इसको बना लीजिए, फिर अगला डायग्राम बनाते हैं। देखो ये अगला केस है, ठीक है। मैंने सिर्फ चेंज क्या किया है, इंक्रीज की जगह मैंने डिक्रीज लिख दिया। अब डिक्रीज करना है डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी सपोज US डॉलर, और एप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे लिख दिया, यानी इसका मतलब क्या, डोमेस्टिक करेंसी में एप्रिसिएशन हो रहा है। अगर इसका डेप्रिसिएशन हो रहा है तो उसका एप्रिसिएशन हो रहा है डिमांड के इसमें, ठीक है। डायग्राम देखो लगभग ऐसे ही बनेगा, ठीक है। यहाँ x कर दिया हमने, यहाँ y कर दिया, इधर रेट कर दिया है मैंने, इधर मैंने डिमांड ऑब्लिक सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लिख दिया, वैसे ही वापस, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट, पहले मैं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज निकाल लूंगा इसका, SS DD, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ चुका है मेरा, और मैं इसको इस तरह से मैच कर दूंगा। इतना तो देखो आपको फटाफट से कर लेना चाहिए, इतना तो आपको बनाना है। अब आपको डिक्रीज करना डिमांड में, क्योंकि हम फॉरेन करेंसी के वे में पढ़ते हैं, मैंने आपको बता दिया, तो उसी को देखना है। तो डिक्रीज कर दिया मैंने, इसको मैं D1 कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका देखो डिक्रीज हो गया नीचे की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है एप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, इसका मतलब ये फिर डेप्रिशिएट हो रही है, और हम डेप्रिशिएट का ही डायग्राम बनाएंगे। अब देखो ये कट कहाँ पे कर रहा है, इस तरह से आते हुए यहाँ पे कट कर रहा है, यानी ये मेरे लिए E1 हो गया अब की बात। और यहाँ ध्यान दे तो यहाँ पे ये इस तरह से आप स्केल का यूज करोगे तो ये इस तरह से मिलता हुआ आएगा। ये R1 हो गया है और ये Q1 हो गया है, डन। तो इस तरह से ये आपके रेट और ये गिर जाएंगे, डन। तो दो डायग्राम आपके कंप्लीट होते हैं। अब सिर्फ दो डायग्राम और बचते हैं, फटाफट से उनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। केस नंबर 3, देखो यहाँ पे वर्ड लिखा, देखो सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं। इंक्रीज इन सप्लाई, यानी सप्लाई में इंक्रीज करना है। इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई इसको बढ़ाना है। और यहाँ पे बढ़ाता है एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। क्या बढ़ा रहा है, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अगर इसकी सप्लाई बढ़ रही है फॉरेन करेंसी की, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या हो रही है, एप्रिशिएट हो रही है, वो बढ़ रही है। तो कैसे करेंगे हम इसका डायग्राम, दोबारा वही सेम। यहाँ y आ जाएगा, इधर x आ जाएगा, या डिमांड और सप्लाई आ जाएगा आपका, यहाँ पे रेट 0, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। आप फटाफट से मुझसे पहले बना लीजिए इसको, E, डन। यहाँ तक हो गया। अब आपको क्या करनी है, सप्लाई बढ़ानी है। तो सप्लाई जो बच्चे को इस तरह बढ़ती है आपकी, ठीक है ना। इस तरह से आप सप्लाई बढ़ाओगे तो ये S1 और ये S1 हो जाएगा। सप्लाई आपकी बढ़ गई है, इन्होंने यहाँ पे कट किया तो ये मेरे लिए E1 हो जाएगा। और इस तरह से मैं ये मैच कर दूंगा इसे, Q1 R1
रेट कम हो गया मेरा इसके कारण और क्वांटिटी बढ़ गई है। ठीक है, अभी दिमाग में ये पॉइंट मत आन देना कि अगर आपका सप्लाई यहाँ पे बढ़ रहा है तो रेट कैसे कम हो सकता है। यहाँ पे तो डायरेक्ट रिलेशन था, तो इनवर्स कैसे हो रहा है ये मैं आपको बताने वाला हूँ जस्ट अभी। एक डायग्राम और रह गया, उसको बना लेते हैं। तो आपको याद रखना इस वे में भी आपको याद रखना कि एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन केस ऑफ सप्लाई, अगर डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो है सप्लाई वो क्या है, बढ़ रही है। किसकी सप्लाई बढ़ रही है, फॉरेन करेंसी की जो सप्लाई है वो आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। डन, आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं लास्ट केस के लिए। यहाँ पे डिक्रीज कर लेते हैं लास्ट केस, डिक्रीज ऑफ फॉरेन करेंसी, और यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन कर लेते हैं। सप्लाई केस में दोनों केस में सेम रहता है, डिक्रीज डेप्रिसिएशन सेम ही है। इसको मिटा देते हैं पूरा ही। सेम वही तरीका हम आप अपनाने वाले हैं। y x डिमांड एंड सप्लाई, 0 रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज में निकालने वाला हूँ, s s d d, ये मेरा e पॉइंट हो गया, यहाँ ये कट किया, ये मेरा r और ये q। अब डिक्रीज करनी सप्लाई, तो सप्लाई डिक्रीज बच्चा अपोजिट साइड होती है। ठीक, तो मैंने सप्लाई इस तरह से डिक्रीज कर दिया, इसको S1 कर देता हूँ। ये सप्लाई मेरा डिक्रीज हो गया, सप्लाई डिक्रीज हुआ, इसने कट कहाँ पे किया, यहाँ पे कट किया, इसका मतलब ये E1 हो गया है। और सप्लाई डिक्रीज हुआ है तो मेरा रेट यहाँ इस टाइम पे इंक्रीज हो चुका है, और मैं इस तरह से इसको Q1 बना देता हूँ। ठीक है ना, और यहाँ पे ये रेट बढ़ा दिया R1। ठीक है ना, ये Q था आपका, नीचे डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर? तो देखो आपके डायग्राम्स तो सारे बन गए। अब फटाफट से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है ना, उसको बता के फिर वीडियो क्लोज करते हैं। तो याद रखना आपको, देखो याद किस वे में, दोनों वे, इस वे में अगर पढ़ोगे तो डायग्राम समझ में आ रहे हैं, इस वे में भी याद रखना आपको। ठीक है, कि डोमेस्टिक करेंसी को डेप्रिशिएट करना है, यानी डोमेस्टिक करेंसी की जो सप्लाई यहाँ पे क्या कह रहा है, डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है। क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, डेप्रिसिएशन लग रहा है। डन। और जो दूसरा वाला केस था उसमें क्या था, आपका एप्रिसिएशन लग रहा था। देखो होता क्या है, जब आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, तो वहां आपने पढ़ा कि जो रेट होता है और जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है, जो आपकी डिमांड होती है, उसमें आपको रिलेशन इस तरह से देखने को मिला था, कम तो ये ज्यादा। ठीक है, जब रेट बढ़ा तो डिमांड कम, और रेट कम है तो डिमांड ज्यादा, यानी यहाँ पे आपको कौन सा रिलेशन देखने को मिला था, इनवर्स रिलेशन देखने को मिला था। और जब सप्लाई आपने पढ़ा तो लॉ ऑफ सप्लाई के कारण यहाँ पे लग क्या रहा था, यहाँ पे लग रहा था आपका रेट और क्वांटिटी सप्लाई में जो फॉरेन एक्सचेंज की थी उसमें ये दिक्कत आ रही थी कि ये जब बढ़ रहा था ये भी बढ़ रहा था, ये घट रहा था तो ये भी घट रहा था। कौन सा रिलेशन दिख रहा था आपको यहाँ पे, पॉजिटिव, यानी डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा था। क्लियर है, यहाँ तो आपको समझ में आ गया था। अब बात करते हैं जब इक्विलिब्रियम वाली बात आती है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हम इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज निकाल रहे होते हैं तो जो लॉ ऑफ डिमांड है ये आपका एप्लीकेबल नहीं होता, ना तो लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा उस केस में, ना आपको लॉ ऑफ सप्लाई, यानी इनको देखना ही नहीं है आपको। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं डिमांड के केस की बात करता हूँ तो यहाँ पे इस तरह कुछ दिखने को मिलेगा, क्वांटिटी डिमांड में दिखेगा कि रेट अगर बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा मिलेगा, ये कम है तो ये भी कम मिलेगा। नहीं, यहाँ पे कौन सा रिलेशन मिलने वाला आपको, डायरेक्ट रिलेशन मिलने वाला। नहीं, ये बिल्कुल चेंज हो गया, देखो उल्टा हो रहा है, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन था, यहाँ डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो कई बच्चे सोचते हैं डायग्राम बनाते बनाते कि ये हो क्या रहा है यार, डिमांड बढ़ रही है तो यार ये कैसे रेट बढ़ सकता है। बच्चे सोचते हैं मेरा डायग्राम गलत है। नहीं, डायग्राम बिल्कुल सही है, क्योंकि रेट ऑफ एक्सचेंज में ऐसा कुछ एप्लीकेबल नहीं होता। दूसरा देखो यहाँ पे रेट और क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है ना, सेम वही, अगर रेट अगर मैं बढ़ाता हूँ यहाँ पे तो क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाती है, रेट कम करता हूँ तो क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा हो जाती है। यानी यहाँ पे कौन सा दिखने वाला है, इनवर्स दिखने वाला है। कौन सा दिखने वाला है, इनवर्स रिलेशन दिखने वाला। तो जहां पॉजिटिव था लॉ ऑफ सप्लाई में वहां ये इनवर्स हो गया, और जहां इनवर्स था वहां ये क्या हो गया, पॉजिटिव यानी डायरेक्ट हो गया। बिल्कुल अगर आपको डीप जाना है तो मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर करवाने वाला, इक्विलिब्रियम लेवल वाला जो चैप्टर था, ठीक है ना, वो मैं आपको कराऊंगा, तो आपको तरीके समझाऊंगा कि होता क्यों है। ठीक है ना, अभी आप समझ लो कि इक्विलिब्रियम जब आप पॉइंट निकाल रहे होंगे तो वहां पे आपने लॉ मत एप्लीकेबल कर देना। जब सिंगल सिंगल पढ़ोगे, यानी जब आपने सिंगल एक ये डिमांड कर बनाया था, यहाँ पे आपने सप्लाई, तब तो चलता है, लॉ ऑफ सप्लाई बताएगा, लॉ ऑफ डिमांड लगेगा। बट जब इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज करेंगे तो वो वन डे मत लगा देना कि रेट बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ना चाहिए ना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा उस केस में, और यहाँ पे आपको इनवर्स देखने को मिलेगा लॉ ऑफ सप्लाई। यानी सप्लाई के केस में क्या दिखेगा, इनवर्स, डिमांड के केस में दिखेगा आपको डायरेक्ट रिलेशन
देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं ये फॉरेन एक्सचेंज के चैप्टर यहीं पे खत्म करता हूँ। डन, मिलते हैं किसी एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, और अगर आपको वीडियोस पसंद आती तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियोस मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।